एक्सरसाइज है हमारे पास है 2.3। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक फॉर्मूला यूज़ करना है पूरी एक्सरसाइज में, जो क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और ये है उसका फॉर्मूला AN=A1 मल्टीप्लाई का निशान है पॉइंट, ठीक है। और R हमारे पास होता है कॉमन रेशो, और N हमारे पास वो वैल्यू होती है जो nth वैल्यू होती है ना, मतलब क्या टर्म की पोजीशन। एन समझ लो हमारे पास ये होता है, समझ लो हमारे पास एक सीक्वेंस है 402, 303, 101। तो इसमें पोजीशन क्या होती है, पोजीशन मतलब कि हमारे पास 1 पे हमारे पास आ रहा है 402, 2 पे हमारे पास आ रहा है 303, और 3 पे हमारे पास आ रहा है 101। तो ये होती है nth टर्म पोजीशन, यानी टर्म की पोजीशन को हम n कहते हैं इधर, कि कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू है। मतलब कि 4 नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, जैसे हमारे पास 98, तो हम कह देंगे nth जो 98 की टर्म पोजीशन है वो 4 है, ठीक है। तो इधर AN हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमने फाइंड करनी होती है, जिसको हम कहते हैं nth टर्म, ठीक है। A1 हमारे पास वो होता है जो सीक्वेंस का पहली वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 402 इसमें सबसे पहले है, तो ये A1 हमारे पास 402 हो जाएगा। अब ये R कॉमन रेशो है, ये कैसे निकलता है, इसके लिए हमें दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। जैसे 303 को हम डिवाइड करेंगे 402 से, तो हमारे पास R निकल आएगा ये। इसी तरह nth टर्म, ये तो मैंने बता दिया पोजीशन होती है ये। अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर जियोमेट्रिक सीक्वेंस, एंड इफ़ अ सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक सीक्वेंस देन फाइंड कॉमन रेशो। कहता है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। आगे वो कहता है अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसका कॉमन रेशो फाइंड करो, मतलब कि R हमने फाइंड करना है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कब होता है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। मतलब कि अगर हमने कॉमन डिफरेंस की 2 वैल्यूज़ निकाली हैं और अगर दोनों ही वैल्यू सेम आ गया, तो मतलब कि वो सीक्वेंस हमारे पास होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर सेम नहीं आई, जैसे कि इधर मैंने एक वैल्यू निकाली है इसकी, इधर एक दफ़ा 2 निकले, एक दफ़ा निकले 1.5, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं हुआ फिर ये, ठीक है। अब पार्ट 1 है इसका, इसमें उसने वैल्यू दी है सीक्वेंस 1 2 3 4, ठीक है। अब हम सबसे पहले कॉमन रेशो निकाल लेंगे। कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है R=A2A1। अब A2A1 क्या है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस होता है इसको हम कहते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यानी A1 हमारे पास 1 आ गया, A2 हमारे पास 2 आ गया, A3 हमारे पास 3 आ गया, A4 हमारे पास 4 आ गया। यानी हम इसको नाम देते हैं इस सीक्वेंस को A1 A2 A3 A4। अब R कॉमन रेशो का फॉर्मूला A2/A1, यानी हमने 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो इधर हमने 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2। अब हम इसकी कॉमन रेशो की दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अगर वो वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास ये सीक्वेंस भी होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। अगर समझ लो 2 की जगह कोई भी दूसरी वैल्यू आ जाती है तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। अब जैसे आगे हम करते हैं A3/A2, ठीक है। जैसे अब हमारे पास है 3 है A3 की जगह, और A2 की जगह हम 2 लिख देंगे। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5, जो कि ये वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब कि दोनों वैल्यूज़ के यहाँ डिफरेंस है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हुआ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं हुआ। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। अब इसमें भी हम सबसे पहले कॉमन रेशो निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है कि दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से डिवाइड करना, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं A2/A1। A2 हमारे पास है 100, A1 है हमारे पास 10, ये A2 100 है, A3 हमारे पास 1000 है, ठीक है। अब हमने A2/A1 करना है डिवाइड A1, ठीक है। A2 की वैल्यू लिखेंगे 100, A1 की वैल्यू लिखेंगे 10। अब 10 को 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 नहीं आता है, ठीक है। अब हम एक कॉमन रेशो की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी हम तीसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। जैसे A3/A2। अब A3 हमारे पास है 1000 और A2 हमारे पास है 100। अब 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आता है, तो हम इधर लिख देंगे दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है
और हम इसका कॉमन रेशो लिख देंगे 10। ठीक है, अब इसी तरह इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने वैल्यू दी है 2, 4, 8। ठीक है, इसका हम कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशो निकालने के लिए इसको हम नाम देंगे, इसको हम कहेंगे A1, A2, A3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे A2 डिवाइड A1, A2 की जगह हम लिखेंगे 4, A1 की जगह हम लिखेंगे 2, और 4 डिवाइड 2 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2। इसी तरह अगर हम अब हम R की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम तीसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे A3 डिवाइड A2, यानी A3 हमारे पास है 8 और A2 हमारे पास है 4। अब 8 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इसका कॉमन रेशो आ जाएगा 2, और क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास सीक्वेंस है 16, 8, 4। इसका कॉमन रेशो निकाल लेते हैं, यानी दूसरी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे पहली वैल्यू के साथ। तो हम इसमें लिख देते हैं A2 डिवाइड A1। A2 हमारे पास है 8 और A1 हमारे पास है 16। 8 डिवाइड 16 हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब इसकी हम R की दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख देंगे R3 ओवर डिवाइड R2, यानी A3 डिवाइड A2 करेंगे। 4 डिवाइड 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये भी सेम है। ठीक है, यानी ये R की वैल्यू और ये R की वैल्यू दोनों सेम है, तो हम इधर लिख देंगे दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड कॉमन रेशो इज़ 1/2। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम लिख देंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सीक्वेंस क्या है। इसका सीक्वेंस है 6, 18, 24। इसको अब हम नाम देंगे A1, A2, A3। अब हम सबसे पहले कॉमन रेशो निकालेंगे। R लिखेंगे A2 डिवाइड A1 लिखेंगे। A2 हमारे पास है 18 और A1 हमारे पास है 6। अब 18 डिवाइड 6 लिखेंगे तो हमारे पास 6 के टेबल में 18 आता है 3 पर। ठीक है, तो इसकी कटिंग हो जाएगी और इधर आ जाएगा 3। तो हमारे पास एक R की वैल्यू आ गई है 3। अब हम दूसरी निकाल लेते हैं। अब हम तीसरी वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इधर लिख देंगे A3 डिवाइड A2। अब 24 डिवाइड 18 लिख देंगे हम, और ये हमारे पास 6 के टेबल में आता है, ये 3 पे आता है 18, और ये 24 आता है 4 पे। तो हम लिख देंगे 4 डिवाइड 3। अब क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम तो है नहीं, तो हम इधर लिख देंगे दिस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ना ही इसका कॉमन रेशो निकलेगा। इसी तरह अब इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में उसने हमें वैल्यू दी है 1, 1, 0, 1। ठीक है, अब इसका कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। उससे पहले हम इसको नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब हमने नाम दे दिया। अब कॉमन रेशो निकालने के लिए हमें दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू डिवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे A2 डिवाइड A1। A2 की जगह हम लिखेंगे 1 और A1 की जगह हम लिखेंगे 1, तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह हम R की दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि R तीसरी वैल्यू में से हम दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे A3 डिवाइड A1। A3 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 और A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। अब 0 डिवाइड 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। तो ये वैल्यूज़ भी दोनों वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इधर लिख देंगे दिस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इसका कॉमन रेशो भी नहीं निकलेगा। अब इसके बाद हमारे पास है, अब क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। उसने हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है, कहता है कि ना इसकी जनरल टर्म फाइंड करो, यानी कि हमने इसको nth वैल्यू तक हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। इसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल A1 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई RN-1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है। A1 हमारे पास हमें पता है पहली वैल्यू होती है सीक्वेंस की, तो A1 हमारे पास आ जाएगा 1। R हमारे पास होता है कॉमन रेशो जो कि डिवाइड करने से आता है, तो हम दूसरी वैल्यू को अगर पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4।
तो ये हमारे पास कॉमन रेशो कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारे क्या करना है, A1 और R की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है, हमारे पास पहला पार्ट आ जाए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, A1 की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, और R की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 और n-1 ऐसे ही आ जाए, क्योंकि उसने कहा था जनरल टर्म फाइंड करनी है, यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है। तो हमने n टर्म तक फाइंड कर लिया, तो हम इसको इधर ही सोल्व कर देंगे, मतलब कि हमारा आंसर इधर तक किया। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 2 है, इसमें भी हमने फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, जो क्या है A_n = A1 R n-1। A1 हमारे पास है 6, जो कि सीक्वेंस का पहला नंबर होता है। R हमारे पास आता है सीक्वेंस में से दूसरा नंबर डिवाइड करो पहले नंबर से, ठीक है, तब हमारे पास कॉमन रेशो आता है R। तो हम क्या करेंगे, 12/6 करेंगे तो हमारे पास R क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे A_n = A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 6, पॉइंट ऊपर से आ जाएगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और R की जगह हमारे पास आया था 2, तो हम इधर 2 लिख देंगे और n-1 लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन इधर तक हो गया। इसके बाद इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हम A1 की वैल्यू लिखेंगे 15, तो A1 की जगह हमारे पास आ गया 15। R हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि दूसरी वैल्यू को हम पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R भी आ जाएगा। अब 45/15 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा R, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में हमने पुट करनी है। A_n हमारे पास ऐसे आ जाएगा, A1 की जगह हम लिखेंगे 15, R की जगह हम लिखेंगे 3, तो हमारे पास ये भी इसकी जनरल टर्म आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। A1 हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास पहले सीक्वेंस की पहली वैल्यू होती है, ये हमारे पास आ जाएगी 200। इसी तरह R हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके, इस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू से डिवाइड करें हमारे पास R आ जाएगा, यानी दूसरी वैल्यू को अगर हम पहली वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारे पास R आ जाता है। 100/200 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, और n-1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया इन दोनों, क्योंकि ये अलग वैल्यू है इसके साथ, क्योंकि ये वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-1 ऊपर वाली वैल्यू इन सब के साथ क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि 1/2 के साथ खाली ये वैल्यू है और ये वैल्यू अलग है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है n-1, इस वजह से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया। अब अगला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, द जनरल टर्म इज गिवन। कहता है कि हमने सीक्वेंस की 4 वैल्यू तक हमने क्या करना है, हमारे पास जनरल टर्म उसने दी है, कहता है हमने 4 तक इसको फाइंड करना है, यानी हमने n की जगह हमने 1 2 3 4 तक हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। और हमने क्या करना है, n की जगह हम बस 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं n की जगह 1 पुट, n की जगह 1 पुट करेंगे, इस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 और इस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब 3.2 ऐसे ही आ गया और 2 के ऊपर 1-1 आ गया। अब 1-1 हमारे पास होता है 0, 2 की पावर 0 आ जाएगी इधर। अब 2 की पावर 0, अब किसी भी वैल्यू की समझ लो, कोई भी वैल्यू अगर उसकी पावर 0 है तो हमारे पास इसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 के पावर क्योंकि 0 है तो इसकी जगह आ जाएगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, n की जगह अब हमने 2 पुट करना है, इस n की जगह हमारे पास 2 आ गया और इस n की जगह हमारे पास आ गया 2। अब 2-1 हम करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 1। अब 2 की पावर 1 आ गया तो 2 ही आ जाएगा इधर, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6, तो यानी कि A2 टर्म की हमारे पास वैल्यू आ गई है 6। अब हमने क्या करना है, n3 पुट करना है। अब हमने क्या करना है, n की जगह हम 3 पुट करेंगे, इधर आ जाएगा 3 और इधर इस पावर में जो n था उसकी जगह आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, 3-1 करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 2, 2 की पावर 2 हमारे पास आंसर होता है 4,
ठीक है। ये 2 की पावर हमने कैसे फाइंड करनी है, इसका मतलब होता है कि 2 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास 2 पावर है तो हमने 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अगर 2 की जगह हमारे पास 3 होता तो हमने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था, जो कि 8 होता है। क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 2 है तो हम इधर लिख देंगे 4, ठीक है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब n की जगह हम 4 पुट करेंगे, इधर 4 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। अब 4 - 1 करेंगे, 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 है तो 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 8 आता है, तो हम इधर 8 लिख देंगे। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। और हमने इसको टर्म जितने भी हमारे पास आंसर है हमने उसको सीक्वेंस में लिख लिया, 3, 6, 12, 24, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके हमने क्या करना है, दोबारा हमने n की ना हमने 1 से लेकर 4 तक वैल्यू पुट करनी है इस जनरल टर्म में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पुट करते हैं इस वैल्यू में। इस n की जगह आ जाएगा 1 और इस n की जगह आ जाएगा 1। अब 1 - 1 ये होता है 0 और 2 की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। अब n की जगह हम 2 पुट करेंगे, इधर हमारे पास 2 आ जाएगा और 4.2 और ये ऊपर 2 आ जाएगा। 2 को -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 है तो हम खाली 2 लिख देंगे। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है। अब हमने n की जगह 3 पुट करना है तो हम क्या करेंगे, इधर हम 4 लिख देंगे और इधर 3, ठीक है। 4 हमारे पास क्वेश्चन की तरफ से आ गया, क्वेश्चन में दिया जाना था। इधर n की जगह हमने 3 लिख दिया, ठीक है। n की जगह हमने 3 लिखा। अब 3 - 1 ये हमारे पास होता है 2। अब 2 की पावर 2 मतलब कि 4। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 16, ठीक है। तो हमारे पास इधर A3 हमारे पास आ गया 16। अब हमने n की जगह 4 पुट करना है, इधर हमारे पास आ जाएगा 4 और इधर n की जगह हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 - 1 ये हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 3। अब 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 तो हमारे पास 8 आ जाएगा इधर, ठीक है। 8 आ गया। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो जितने भी अब वैल्यूज़ आई है हमने उसको सीक्वेंस में लिख लिया, 4, 8, 16, 32। अब हमने दोबारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने n की हमने वैल्यूज़ पुट करनी है 1 से 4 तक। सबसे पहले हमने क्या करना है, n की जगह हम 1 पुट करेंगे इधर, तो इस n की जगह हमारे पास 1 आ गया, 25 ऐसे आ गया, -1/2 भी ऐसे आ गया। अब इस n की जगह 1 आ गया। अब 1 - 1 ये हमारे पास आ गया 0। तो ये जो वैल्यू है इसकी पावर क्योंकि 0 है तो मैंने कहा था जिसकी जो मर्ज़ी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 है तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू की जगह हमने 1 लिख दिया। अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 ही आता है। अब हमने क्या करना है, n की जगह हमने 2 पुट करना है, तो इधर हम लिखेंगे 2 = 25 ऐसे लिखेंगे। -1/2 लिखा और इस n की जगह हमारे पास 2 आ गया, 2 - 1 ये हमारे पास -1/2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब -1/2 की पावर 1 है तो -1/2 ही आ जाएगा। अब 25 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी -25/2, ठीक है। अब n की पावर 3 है तो अब हमने क्या करना है, इधर 3 लिखना है और इस n की जगह हमने 3 लिखा है। अब हमने क्या करना है, 3 को -3 - 1 हमारे पास होता है 2। अब -1/2 हमारे पास आता है 1/4, क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 25/4, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 3 है, ठीक है। n की जगह हमने 4 पुट किया, 25 ऐसे आ जाएगा, -1/2 भी ऐसे आ जाएगा। अब इधर n था, n की जगह हमने 4 लिख दिया, 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब -1/2 की पावर है 3, मतलब कि हमने 1/2 को -1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई -1/2।
अब इनको मल्टीप्लाई किया, ये -1, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस की वजह से हमारा साइन क्या हो जाएगा, दोबारा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा -1/8, क्योंकि 2 × 2 ये हमारे पास नीचे 8 आ जाएगा। जब भी पावर ओड हो तो हमारे पास माइनस जो होता है अंदर वाला वो वैसे ही रहता है, ठीक है। अब 25 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25/8। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आई है उसको हम सीक्वेंस में लिख देंगे, 25 -25/2, 25/4 -25/8, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एन की जगह हम 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम सबसे पहले ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। अब इधर एन की जगह आ जाएगा 1 और इस एन की जगह आ जाएगा 1, बाकी सब सेम रहेगा। ये 5 भी ऐसे आ गया, 1/5 भी ऐसे आ गया। अब 1 - 1 ये हमारे पास आ गया 0। अब क्योंकि पावर 0 है तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। अब आगे है एन की पावर है 2, ठीक है। अब 8 हुआ हमारे पास और इक्वल 5 ऐसे लिख दिया, 1/5 भी ऐसे लिख दिया। अब ये इधर एन था, एन की जगह हमने लिख दिया 2। अब 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1/5 की पावर 1 है तो 1/5 ही आ जाएगा। अब 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये डिवाइड होके 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका। अब हमने पुट करना है एन की जगह 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह 3 लिखेंगे तो इधर 3 आ जाएगा एन की जगह और इधर एन की जगह 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 3 को -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 1/5 की पावर 2 है, मतलब कि हमने 1/5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 1/25। ये नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास आएगा 1/25। अब 1/5 की जगह हम लिखेंगे 25, ठीक है। 5.1/25। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से तो हमारे पास इधर आ जाएगा 5/25। अब ये 3 हमारे पास आ गया 1/5, क्योंकि ये 5 जो है और ये 25, ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है 5 पे और ये 5 हमारे पास 1 पे आता है, ठीक है, 5 के टेबल में। तो हमारी ये 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो हमने अब n की जगह हमने 4 पुट करना है, तो ए की जगह हम एन की जगह हम लिखेंगे 4 और इधर हम एन की जगह लिखेंगे 4। अब 4 - 1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। अब 1/3 का हम क्यूब लेंगे, मतलब कि 1/5 की पावर 3 है तो 1/5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25 और 25 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब हमारे पास 1/25 आ गया। अब हमने इस 5 को इस 1/125 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 5/125। अब ये 5 कट जाएगा इस 1/25 से, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 25, क्योंकि अगर हम 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 ही आता है। जैसे कि 5 5 ज़ा 25, 2 इधर आ गया, 5 2 ज़ा 10, ऊपर से 2 कैरी लिया तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। तो 125 हमारे पास 5 के टेबल में आता है 25 पे, तो हम इधर लिख देंगे नीचे 25। अब जितनी भी वैल्यूज़ आई है उनको हम सीक्वेंस में लिख देंगे। अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इंडिकेटेड टर्म इसको कहते हैं हम, ए एन को हम कहते हैं इंडिकेटेड टर्म, मतलब कि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है फॉर्मूले की। हमारे पास ए एन उसने दिया हुआ है, A1 उसने हमें दिया हुआ है 20, आर उसने दिया हुआ है 10 और वो कहता है A4 हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए एन की जगह हम लिखेंगे A4, क्योंकि हमने A4 फाइंड करना है। A1 की जगह हम लिखेंगे 20, आर हम उससे हमें दिया है 10 और क्योंकि ए एन हमारे पास बराबर होता है A4 के, मतलब कि इसकी एन की उसने वैल्यू हमें दी है 4, ठीक है। तो हम एन की वैल्यू लिख देंगे 4, ठीक है। तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमने ये 4 वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अब हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब ये है, ए एन की जगह हमने लिख लिया A4, ठीक है। A1 की जगह हमने 10 लिख लिया और 20 लिख लिया और आर की जगह हमने लिख लिया 10 और एन की जगह हमने लिख लिया 4 - 1,
-1 फॉर्मूले का हमने लिखा। अब 4 - 1 ये हमारे पास होता है 3। अब 10 की पावर 3 लें तो हमारे पास आता है 1000। 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20,000। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। उसने हमें A1 की वैल्यू दी है 3, R की वैल्यू दी है 3। कहता है A7 फाइंड करना, तो हम AN की जगह हम लिखेंगे इधर A7 और N हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि AN हमारे पास बराबर होता है A7 के, तो इधर से N की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, क्योंकि उसने N की जगह हमारे पास वैल्यू दी है 7 सवाल में, तो हम N की जगह हम लिख देंगे 7। तो हम ये वैल्यू सभी फॉर्मूले में पुट करेंगे। AN की जगह हम लिखेंगे A7 इज इक्वल, A1 की जगह हम लिखेंगे 3, R की जगह हम लिखेंगे 3 और N की जगह हम लिखेंगे 7। 7 - 1 है हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 की पावर 6 है, तो 3 को मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करना है इसे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 3 6 हैं, 3 हमारे पास 6 हैं, तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 729। अब 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2187। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में वो क्या हमारे पास वैल्यू है। A1 की वैल्यू है 512, R की वैल्यू है 1/2, A5 हमने उसने क्या फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला AN इज इक्वल A1 R N-1। AN की जगह हम लिखेंगे A5, A1 की जगह हम लिखेंगे 512, R की जगह हम लिखेंगे 1/2 और N की जगह हम लिखेंगे 5, क्योंकि ये वैल्यू जो है इधर हमने उसने N की जगह हमें 5 दिया है, तो हम इधर 5 लिखेंगे। अब हमने ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। AN की जगह हम लिखेंगे A5, क्योंकि हमने A5 फाइंड करना है। A1 की जगह हम लिखेंगे 512, R की जगह हम लिखेंगे 1/2 और ये इस N की जगह हम लिखेंगे 5। 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 1/2 की पावर 4 है, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमने 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/16 आएगा। अब 512 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारे पास आएगा 512 डिवाइड 16। अब ये 16 के टेबल पे हमारे पास 512 आता है 32 पे। ठीक है, तो हम 32 लिख देंगे। अब इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी उसने हमें वैल्यूज दी हैं। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। AN की जगह हम लिखेंगे A10 इस फॉर्मूले में। A1 की जगह हम लिखेंगे 7 जो कि उसने दिया हुआ है। R की जगह हम लिखेंगे 2 और पावर हमने N की पावर हमने कैसे निकालनी है N की वैल्यू, क्योंकि A10 लिखा है तो AN होता है A10। AN की जगह उसने लिखा हुआ है A10। अब 10 की वैल्यू हमारे पास N की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ गई। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। AN की जगह हमारे पास आ जाएगा A10 इज इक्वल, A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 7, R की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 और 10 - 1 हमारे पास होता है 9। ठीक है, अब 2 की पावर 9 है, मतलब कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 बार आपस में, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसी तरह हमने 2 को 9 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आएगा 512। अब 512 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3584। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें वो कहता है, यह आसान क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है, अ राइटर रोट 120 वर्ड्स फर्स्ट डे, सेकंड डे उसने लिखे हैं 240 वर्ड्स ऑन सेकंड डे एंड 480 वर्ड्स उसने लिखे हैं थर्ड डे। फाइंड नंबर रोट ऑन राइट ऑन 10th डे। मतलब कि वो हमें सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक बंदा है राइटर जिसने पहले दिन 120 वर्ड्स लिखे हैं, दूसरे दिन 240 वर्ड्स लिखे हैं, तीसरे दिन उसने 480 वर्ड्स लिखे हैं, यानी कि हर दिन वो अपने वर्ड्स को डबल करता गया। ठीक है, अब वो कहता है 10वें दिन इन वर्ड्स की तादाद कितनी होगी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं हमने इसको सीक्वेंस में लिख लिया और हमने इसका ज्योमेट्रिक फॉर्मूला इधर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AN की जगह हम लिखेंगे A10, क्योंकि हमने उसने क्या 10वें दिन को कितने वर्ड्स होंगे, तो हम इधर N की जगह हम 10 लिख देंगे और ये N की जगह भी हम 10 लिख देंगे। R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिवाइड करके, दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी और A1 हमारे पास होता है पहली वैल्यू। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ का पता चल गया। तो सबसे पहले
मैं बता भी देता हूँ। an की जगह हम लिखेंगे 8n, a1 की जगह हम लिखेंगे 120 और हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू को डिवाइड करके पहली वैल्यू से। तो 240 को डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2। n की जगह हम लिख देंगे 10, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। an की जगह हम लिख देंगे 10 और a1 की जगह हम लिख देंगे 120 और r की जगह हम लिख देंगे 2 और n की जगह हम लिख देंगे 10, ठीक है। n की जगह हम लिख देंगे 10। 10 को -1 करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 9। अब 2 की पावर 9 है तो हम 2 की पावर 9 का आंसर होता है 512। अब 512 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 61,440, यानी उसने 10वें दिन कितने वर्ड्स लिखे? 61,440 वर्ड्स लिखे। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता था सम ऑफ अर्टेरियन एंगल्स, ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री एंड पेंटागन इज़ 540 डिग्री एंड फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्टागोन एंगल जिसकी 8 साइज होती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में वो क्या क्या रहा है। कहता है कि ट्रायंगल की जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल जो एंगल होता है हमारे पास, यानी इस शेप को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। कहता है इसका जब हम एंगल का सम करते हैं तो हमारे पास 360 आता है। और हमारे पास अगला है पेंटागन। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड वाला शेप, ठीक है। तो हमारे पास जब 5 साइड्स हैं तो इस मतलब कि अभी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम 90 को 5 बार प्लस करेंगे तो हमारे पास 540 एंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमें वो कहता है ऑक्टागोन का एंगल क्या बनेगा, क्योंकि उसकी तो 8 साइड्स हैं। तो जितना एंगल होगा उतनी बार हमने क्या करना है, 90 को हमने प्लस करना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस में वैल्यूज़ को लिख देना 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला ये है कि सम हमारे पास ये एस हमारे पास होता है साइड्स, मतलब कि जो हमारे पास शेप है उसकी कितनी साइड्स हैं उसमें से हमने -2 करना, मल्टीप्लाई 180 डिग्री करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्योंकि उसने हमारे पास सबसे पहले हम इसको फाइंड करके देखते हैं कि फॉर्मूला सही भी है या नहीं। सबसे पहले उसने हमें दिया था ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और उसका सम उसने कहा था 180 डिग्री होता है, ठीक है। 3 साइड्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम एस की जगह हम लिख देंगे 3, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। -2 लिख देंगे, फॉर्मूले का मल्टीपल है 180 डिग्री। अब 3 - 2 ये हमारे पास होता है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो ट्रायंगल का सम तो बिल्कुल सही निकला है जो कि 180 डिग्री होता है। अब हम क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं क्या इसका आंसर सही आता है। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड्स वाली शेप। अब हम एस की जगह 4 लिख लेंगे और -2 फॉर्मूले का आ गया, मल्टीप्लाई 180 डिग्री भी फॉर्मूले का आ गया। अब 4 - 2 ये हमारे पास हो जाता है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 360। तो ये आंसर भी हमारे पास सही आ गया, ठीक है। जो उसने कहा था क्वेश्चन में कि इसका सम 360 होता है, इसका होता है 180। तो अब हम सीधा क्वेश्चन जो उसने हमें फाइंड करने को कहा हम वो फाइंड करेंगे। ऑक्टागोन है क्योंकि इसकी 8 साइड्स होती हैं तो हम एस की जगह हम 8 लिख देंगे, -2 बाकी हमने फॉर्मूले का लिख दिया, ठीक है। अब 8 - 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ तो हमारे पास ऑक्टागोन का एंगल आ जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है। मतलब कि ऑक्टागोन की 8 साइड्स को अगर हम सम करें तो हमारे पास आता है 1080 डिग्री एंगल। आगे वो कहता है अब्दुल्ला एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग for 10 minutes jogging for in each day for a week. After each week he suggests increase that time by 5 minutes per day at both week. How many minutes will be jogging? अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि फर्स्ट जो अब्दुल्ला का जो ट्रेनर है उसने उसे बताया कि तुमने पहले वीक 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है हर दिन, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट वीक होगा उसमें तुमने 5 मिनट्स प्लस करने हैं। हर वीक के बाद तुमने 5 मिनट्स क्या करना है, प्लस करने हैं। जैसे अब सेकंड वीक है तो उसने 10 मिनट्स में 5 मिनट्स ऐड किया तो 15 मिनट्स बन गए। इसी तरह थर्ड वीक है, थर्ड वीक में जब उसने 5 मिनट्स ऐड किया तो हमारे पास 20 मिनट्स बन गए। यानी अब्दुल्ला तीसरे वीक जब होगा उसका
तो वो हर दिन 20 मिनट्स की क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है जब छठा वीक होगा तो तब मिनट्स कितने होंगे, मतलब कि मिनट्स की तादाद कितनी होगी जब छठा वीक आएगा। तो हमने बस यही फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करें, इनको सीक्वेंस में लिख लेंगे, ठीक है। इनको अब सीक्वेंस में लिख लिया। अब हमने देखना है, क्योंकि ना हमने देखना कि इधर हम ज्योमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे या अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड तब कब होता है सीक्वेंस, हमें कैसे पता चलता है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसके लिए हम क्या करते थे, हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। कॉमन डिफरेंस मतलब कि दूसरी वैल्यू का अगर हम पहली वैल्यू से माइनस कर दें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल आता है। यानी कि अगर हमारे पास दो कॉमन डिफरेंस की दो वैल्यू अगर सेम आ गया तो मतलब कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसके ऊपर हम अर्थमेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे 15 माइनस 10 5। इसी तरह तीसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करेंगे 20 माइनस 15, तो हमारे पास आ जाएगा 5। दोनों वैल्यू सेम आ गया तो हमारे पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो इधर हम अर्थमेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक फॉर्मूला होता है a n = a1 + n-1 और d। अब a n की जगह हम लिखेंगे a6, क्योंकि उसने हमें कहा छठा वीक फाइंड करो। a1 हमारे पास पहली वैल्यू होती है, ठीक है, ये 10, और n उसने हमें दिया हुआ है छठा, मतलब कि छठा वीक फाइंड करना है तो हमारे पास 6 आ जाएगा n की वैल्यू। और d कॉमन डिफरेंस हमने पहले फाइंड कर लिया जो कि 5 है। तो हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। a n की जगह a6 आ जाएगा, a1 की जगह 10 आ जाएगा और n की जगह 6 आ जाएगा और d की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 6 - 1 ये 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 10 + 25 ये 35 आ जाएगा। मतलब कि जब छठा वीक आएगा तो अब्दुल्ला क्या करेगा, हर दिन 35 मिनट्स की ट्रेनिंग करेगा, बस इधर तक ही।